नमस्कार, चार बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं सूरज पाठक और आज की पहली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के संभल जिले से है, जहां आलू कोल्ड स्टोरेज की छत गिरने से 23 लोगों की मौत हो गई है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। और दूसरी बड़ी खबर राजधानी भोपाल से है, जहां H3N2 वायरस का एक मरीज मिलने से हड़कंप मच गया है। तीसरी बड़ी खबर बालाघाट जिले से है, जहां नक्सलियों की ओर से लगाए गए बैनर पोस्टर को लेकर पुलिस अलर्ट हो गई है। चौथी और आखिरी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां बिजली विभाग के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं चार बड़ी खबर। पहली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के संभल स्थित चंदौसी इलाके में आलू कोल्ड स्टोरेज की छत गिरने के बाद हड़कंप मच गया है। हादसे के बाद अब तक 23 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, जिसमें से 12 लोगों की मौत हो गई है। अभी भी कुछ लोग और मलबे में दबे हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें बचाव अभियान चला रही हैं। वहीं हादसे की सूचना मिलने के बाद मंत्री गुलाब देवी और मंत्री धर्मपाल सिंह मौके पर पहुंचे। उन्होंने मृतकों के परिजन को 2-2 लाख की आर्थिक मुआवजे की घोषणा की है। साथ ही घायलों को 50,000 रुपए देने का ऐलान किया है। मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि राज्य सरकार मजदूरों और उनके परिवार के साथ खड़ी है। कोल्ड स्टोर के संचालक के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। वहीं जो प्रशासनिक अधिकारी दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, प्रशासन की जो कमियां हैं उनको छिपाने का काम नहीं किया गया है। तत्काल हमने जिला उद्यान अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं और भी इसमें जो भी अधिकारी इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि विभिन्न तरीके से एनओसी ली जाती है विभिन्न विभागों से। उन विभागों से एनओसी ली गई, नहीं ली गई तो उनके खिलाफ कार्रवाई, और उन्होंने एनओसी दी तो बिना जांच पड़ताल के कैसे कार्रवाई कर दी। तो ये जांच का विषय है। एक हम टीम बना करके कमिश्नर के उसमें इसे करा देंगे। सर, अभी ऐसे बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में कोल्ड स्टोर संचालित हैं, क्या उनकी भी जांच के आदेश दिए गए हैं? हाँ, अभी जनपद संभल के जितने भी कोल्ड स्टोर हैं, ऐसे कोल्ड स्टोर को चेक करने के निर्देश दे दिए गए हैं। और कोल्ड स्टोरेज के कारण, उसकी छत गिरने के कारण 12 लोगों की मौत बताई जा रही है। हालांकि सरकार ने 2-2 लाख रुपए की घोषणा जरूर की है। हमारे साथ बने हुए हमारे संवाददाता रामपाल सिंह जी, हम बात करेंगे कि क्या स्थिति है। रामपाल, इसके लिए जो बताया जा रहा है कि जो संचालक है उसके खिलाफ कार्रवाई की बात कही जा रही है, अभी तक क्या स्थिति है? बचाव दल किस तरह से जुटा हुआ है वहां पर? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि इस वक्त जो प्रशासन है पूरी तरह से मुस्तैद है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगातार कार्य कर। जी बोलिए। जी बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा जी। प्रशासनिक अधिकारी हैं, लगातार मुस्तैद हैं, लगातार कार्य करने में जुटे हुए हैं। जी रामपाल। हाँ, लेकिन अभी तक जो है रामपाल, यहाँ एक बात ये आ रही है कि जो घोषणा की गई है 2 लाख रुपए के मुआवजे की मृतकों के लिए, 50,000 रुपए घायलों के लिए बात की गई, तो ये तो ठीक है कि उनको एक आर्थिक सहायता मिल गई, लेकिन यहाँ एक बात सवाल पैदा हो कि हादसा हुआ कैसे, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कोई जांच हुई है? अभी तक कोई बात सामने आई है इस तरह की? जी बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा। अभी तक इस मामले की कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। अभी तक जो जानकारी मिल रही है, अभी तक जो अधिकारियों का मुख्य उद्देश्य है, जो मलबे में दबे हुए लोग थे उनको बचाने का उद्देश्य था। ठीक है, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद रामपाल। हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए थे रामपाल सिंह। जैसे बताया जा रहा है कि यह जो मामला है, इस मामले में अब तक 12 लोगों की मौत हो गई है। आलू कोल्ड स्टोरेज की छत गिरने से 12 लोगों की मौत हो गई और जो घायल है उनको 50,000 रुपए के लिए घोषणा कर दी गई। साथ ही मृतकों के परिवार को 2 लाख रुपए आर्थिक सहायता की बात जरूर की गई है, लेकिन जो संचालक है उनके खिलाफ कार्रवाई की बात कही जा रही है। जो जांच की बात सामने जरूर आ रही है कि जांच होगी, जो वास्तविक दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी, लेकिन ऐसी स्थिति में आलू कोल्ड स्टोरेज की छत गिरने से
जिन 12 लोगों की जिंदगियां चली गई हैं, जिनके परिवार से कोई बेटा चला गया है, जिनके घर से कोई घर को पालने वाला चला गया है, जिनके पति चले गए हैं, उनकी भरपाई तो नहीं हो पाएगी। और यह जो हादसा है, यह हादसा एक सबक भी है। जो बात कही जा रही है कि इस तरह के यदि हादसा हो रहे हैं तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है, उन जिम्मेदारों पर कार्रवाई कब होगी, यह देखना दिलचस्प होगा। बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर, जहां देश भर में H3N2 वायरस के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और तेजी से वायरस अपने पैर पसारने में लगा हुआ है। इस बीच भोपाल में भी प्रदेश का पहला मामला सामने आया है, जिसकी पुष्टि एम्स भोपाल की रीजनल वायरोलॉजी लैब में हुई है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने इसके बाद सभी अस्पतालों को वायरस को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। जिस युवक में इस वायरस की पुष्टि की गई है, उसे हल्की सर्दी जुकाम के साथ बुखार भी आया था। फिलहाल युवक की स्थिति पूरी तरह ठीक बताई जा रही है। वहीं वायरस को लेकर अलर्ट जारी किए जाने के बाद शहर के प्रमुख 2 सरकारी अस्पताल हमीदिया और जिला जेपी अस्पताल में वायरस को लेकर के विशेष तैयारियां शुरू हो गई हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर राकेश श्रीवास्तव ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए तैयारियां अस्पताल प्रबंधन की ओर से पूरी कर ली गई हैं। स्वास्थ्य विभाग में लोगों से वायरल इन्फेक्ट की चपेट में आने पर तत्काल चिकित्सा से परामर्श लेकर के चिकित्सक से परामर्श लें और दवाइयां लेने की अपील की गई है। हाँ, कुछ मरीज आ रहे हैं जिनको बुखार है, सर्दी जुकाम है, जो वायरल इन्फेक्शन के मरीज हैं, जिनका इलाज हो रहा है। कुछ मरीज बढ़े हुए हैं, जिसको हम लोगों ने विशेष सावधानी रखी है। पूरा सरकार, भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के निर्देश भी आ गए हैं, तो उस पर उसके अनुसार हमने कार्रवाई कर ली गई है और सब दवाइयाँ उपलब्ध हैं और डॉक्टर हम लोग चिकित्सक पूरी देखभाल कर रहे हैं। तो कहीं अभी तक कोई मॉर्टेलिटी नहीं हुई है, तो डरने की कोई विशेष बात नहीं है। बेड तो अलग से चिन्हित किए गए हैं और बेड अलग से तो नहीं बढ़ाया गया, चिन्हित कर लिए गए हैं कि अगर इस टाइप के ज्यादा मरीज आते हैं तो उनको उसमें रख के इलाज किया जाएगा। शिशुओं में सर देखने को मिलना कि बीमारी हाँ, कुछ इन्फेक्शन पीडियाट्रिक मरीज बड़े हैं हम लोगों के यहाँ, तो उन लोगों को विशेष रूप से ध्यान रख रहे हैं हम लोग। सावधानी के लिए क्या अपील करना? सावधानी ये रखने की जरूरत है कि जैसे ही अगर वायरल इन्फेक्शन, सर्दी जुकाम बुखार के मरीज आते हैं और ठीक नहीं होते, तो एक हम लोगों के यहाँ के अस्पताल में आके योग्य चिकित्सक को दिखाएं और अपने काउंटर से दवा, मतलब घर से जो मेडिकल स्टोर से दवा लेके कुछ लोग खाते हैं या अपने मर्जी से दवा खाते हैं, वो ना खाएं। चिकित्सक की देखरेख में ही दवा लेना ही उचित होगा। और H3N2 वायरस ने पैर पसार, जहां पूरे देश में पैर पसारे हुए हैं, भोपाल का एक युवक भी इस वायरस की चपेट में आ गया। हालांकि जैसे ही इसकी पुष्टि हुई है और इसके बाद में शासन की ओर से अलर्ट जारी कर दिया गया है और जो भोपाल के जो 2 मुख्य अस्पताल हैं उनमें सारी तैयारियां कर ली गई हैं, व्यवस्थाएं की जा रही हैं। हालांकि ये अलर्ट जारी जो किया गया है, ये इस तरह से भी है कि आम जनता से अपील की गई है कि जागरूक रहें और जिस तरह से यह वायरस की चपेट में यदि कोई आता है तो उससे थोड़ी सी दूरी बना के रखें और अपने मन से कोई दवाई ना लें। अपने मन से कोई दवाई नहीं लेना है, डॉक्टर को दिखाना है, डॉक्टर से जांच कराने के बाद में डॉक्टर जो प्रिस्क्रिप्ट करता है वह दवाइयां लेने हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हमारे संवाददाता कृष्णा शर्मा। कृष्णा, भोपाल में एक मरीज मिला है और जिसमें पुष्टि हुई है H3N2 वायरस की। अब क्या स्थिति है, सरकार ने क्या तैयारियां कर रखी हैं इसको लेकर के? बिल्कुल सूरज जी, जिस तरह से इन्फ्लुएंजा वायरस इस समय पूरे देश में फैल रहा है धीरे धीरे, और अब तक पूरे देश में 7 मौतें भी हो चुकी हैं। मध्य प्रदेश में भी राजधानी भोपाल में एक मरीज मिला है। एम्स में जांच में पता चला है कि H3N2 वायरस का एक मरीज बैरागढ़ का जिसको सर्दी खांसी की समस्या थी, उसने जांच कराई थी तो उसमें इन्फ्लुएंजा वायरस के लक्षण मिले हैं, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है और सबको एहतियातन कहा है कि बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवा ना लें, और यदि खांसी सर्दी आपको है, बुखार है, तो सबसे पहले अस्पताल में दिखाएं, डॉक्टर से जांच कराएं, इसके बाद ही कोई दवाई लें और जो प्रोटोकॉल है उसका पालन करें। और यदि कहीं आपको छींक आती है, कुछ आती है, तो कपड़ा लगा लें या कि सार्वजनिक स्थानों पर मतलब ना छींके और ना भीड़ भाड़ के इलाकों में जाएं। तो ये सब अभी से सतर्कता बरतने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। वहीं स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए भी स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है कि आज जब हम जेपी अस्पताल गए थे, जेपी अस्पताल में जो
सिविल सर्जन है उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि यहाँ पे जो बेड की व्यवस्था है वो अलग कर दी गई है, वार्ड की व्यवस्था अलग कर दी गई है। यदि ऐसे मरीज आते हैं तो उनका समुचित इलाज किया जाएगा। बिल्कुल। यहाँ एक बात सामने आ रही है कि जो युवक इस वायरस की चपेट में आया है, संक्रमित हुआ है, उसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री सामने आई है? बिल्कुल, उसकी जांच कर रहे हैं, उससे पूछताछ कर रहे हैं अभी स्वास्थ्य विभाग के लोग, प्रशासन के लोग, कि वो कहीं बाहर तो नहीं गए, किस किस से संपर्क में था, उसकी पूरी कनेक्टिविटी निकाली जा रही है और उन लोगों की भी जांच की जाएगी जो उसके संपर्क में आए थे। प्रशासन की ओर से या स्वास्थ्य विभाग की ओर से, अस्पताल प्रबंधन की ओर से, अस्पताल की ओर से ऐसा कोई बात आई कि ये वायरस जो है कितना घातक हो सकता है? देखिए, निश्चित तौर से वायरस घातक तो है, इसलिए इससे समझा जा सकता है कि पूरे देश में अभी तक 7 मौतें इससे हो चुकी हैं। तो लेकिन अभी चूंकि होम आइसोलेशन में है वो मरीज, इसलिए कोई ज्यादा पैनिक की जरूरत नहीं है और स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, होम आइसोलेशन में भी ये ठीक हो सकता है, इसलिए सतर्कता बरतनी ज्यादा जरूरी है। तो जिस तरह से बात सामने आ रही है कृष्णा की यहाँ पर जो युवक चपेट में आया है, इस वायरस से संक्रमित हुआ है, कोई विशेष दवा है या जिस तरह से साधारणतः है जो दवाएं दी जाती हैं डॉक्टर्स के द्वारा सर्दी खांसी जुकाम में, वही दवाई हैं या किसी विशेष तरह का कोई उपचार दिया जा रहा है इस युवक को? नहीं, बिल्कुल पैरासीटामोल की जो टैबलेट होती है, इसके अलावा जो सर्दी खांसी की दवाई होती है वही दिया जा रहा है और डॉक्टर के सलाह से ही दवाई ले, ये जरूर सावधानी बरतने के लिए कहा जा रहा है और अलग से अभी तक किसी को कोई दवाई नहीं दी गई है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बने हुए हमारे संवाददाता कृष्णा शर्मा, जैसे से बताया कि प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है और ये कहा है कि यदि सर्दी खांसी जुकाम भी होती है तो उसकी जांच अवश्य कराएं और जांच के बाद में अपनी मर्जी से या जांच से पहले अपनी मर्जी से कोई दवा न लें। और मध्य प्रदेश में जो पहला मरीज मिला है, भोपाल में मिला है, H3N2 का वायरस की चपेट में युवक आया है और उसका इलाज जारी है। डॉक्टर्स का यह कहना है कि यदि आपको हल्की सर्दी खांसी जुकाम होता है, बुखार होता है, तो आप इसकी जांच कराएं, अपनी मर्जी से कोई दवा न लें, डॉक्टर की सलाह पर दवा लेना जरूरी। बढ़ते हैं तीसरी बड़ी खबर की ओर, जहां मध्य प्रदेश में सरकार अक्सर ये दम भरती है और दम भरती नजर आती है कि प्रदेश में नक्सलियों का कोई वर्चस्व नहीं है, लेकिन बालाघाट जिले के लांजी थाना क्षेत्र में नक्सलियों ने बैनर पोस्टर लगाकर सरकार के दावे को खोखला साबित कर दिया है। बता दें कि सीतापाला पुलिस चौकी क्षेत्र लांजी भिलाई मार्ग पर कांदरी घाट स्थित वाच टावर के पास नक्सलियों ने यह बैनर पोस्टर लगाए हैं। नक्सली ग्रुप टांडा और दड़े कसा दलम की ओर से केंद्र और प्रदेश सरकार विरोधी बैनर पोस्टर लगाए हैं। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ ने बताया कि 17 मार्च को लांजी थाना क्षेत्र में यह मामला सामने आया है। नक्सलियों ने विशेष सहयोग दस्ता भर्ती बंद करने के साथ ही दूसरे बैनर में नौजवानों से पुलिस के लिए मुखबिरी बंद करने की बात लिखी है। इस मामले के बाद पुलिस अलर्ट हो गई है और इस इलाके में सर्चिंग तेज कर दी है। आज सुबह सीतापाला चौकी अंतर्गत कांदरी घाट के आसपास 2 बैनर अपने को 2 नक्सली बैनर मिले हैं उस घाटी में। पहला बैनर जो है वो उस पर पुलिस मुखबिरी बंद करो ऐसे करके नौजवानों को एक तरह से बताया गया। दूसरा जो बालाघाट में विशेष सहयोगी दस्ता की भर्ती हो रही है, उसमें भर्ती बंद करो शिवराज चौहान ऐसे करके उसमें मेंशन किया गया। दोनों बैनर मुझे लगता है कि पुलिस के लिए एक पॉजिटिव इंडिकेटर है, क्योंकि पहले दोनों बैनर से एक तो पता चलता है कि हमारा जो मुखबिर तंत्र बहुत स्ट्रांग है गांव में, जिससे नक्सलियों के बीच में काफ़ी हताशा और डर का माहौल है। उनको पता है कि भाई कभी भी उनकी जानकारी लीक हो रही है। और दूसरा कि जो विशेष सहयोगी दस्ता की भर्ती है, जो मैंने शुरू में बताया था कि ये पोटेंशियली गेम चेंजर है बालाघाट के लिए। लोकल लड़के हैं, स्थानीय परिस्थितियों से पूरी तरह वाकिफ़ हैं, भौगोलिक परिस्थिति से वाकिफ़ हैं, यहाँ की भाषा जानते हैं, गांव के रास्ते जानते हैं, जंगल के रास्ते जानते हैं। ये जब अपने साथ विशेष सहयोगी दस्ता के रूप में आएंगे तो निसंदेह नक्सल उन्मूलन अभियान में एक फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम करेंगे। और इस बात से नक्सलियों के मन में भी एक अत्यंत भय का माहौल क्लियर पता चलता है। नक्सलियों ने बैनर पोस्टर लगाकर के एक तरफ जहां चुनौती की बात कही है, वहीं दूसरी तरफ प्रशासन इसे पॉजिटिव वे में ले रहा है कि जो नक्सली हैं उन्होंने बैनर पोस्टर लगा करके यह साबित कर दिया है कि पुलिस का मुखबिर तंत्र मजबूत है और नक्सली इस तंत्र से कहीं ना कहीं घबराए हुए हैं, खौफ खाए हुए हैं। यह बात सामने आ रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बने हुए हैं हमारे संवाददाता फोन लाइन पर विशाल महानंद। विशाल, जो बात सामने आ रही है कि नक्सलियों ने बैनर पोस्टर लगाए हैं और उसमें जो बात लिखी है, नौजवानों से ताकीद की है, उन्हें चेतावनी दी है कि पुलिस की मुखबिरी बंद कर दें, क्या संदेश जा रहा है इस बैनर पोस्टर से?
जिले में फिर नक्सलियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। जी। अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए उन्होंने लांजी थाना के सीतापाल पुलिस चौकी अंतर्गत कादरी घाट के जंगल में टांडा और दड़ेकसा दलम के नक्सलियों ने विशेष सहयोगी दस्ता भर्ती बंद करने को लेकर बैनर लगाए हैं, जी, जिससे उन्होंने सरकार का विरोध करते हुए यहाँ उल्लेख किया है कि जारी विशेष सहयोगी दस्ता भर्ती को बंद किया जाए। साथ ही नौजवानों को पुलिस की मुखबरी बंद करने की और जल जंगल जमीन बचाने का उल्लेख किया है। जी। तो ये जो बात, ये पुलिस अधिकारी इसे पॉजिटिव ले रहे हैं और ये प्रशासन की ओर से जो बात आ रही कि ये एक पॉजिटिव ही देखा जाना चाहिए, क्योंकि जो पुलिस का मुखबिर तंत्र है वह मजबूत है और इस तंत्र से कहीं ना कहीं नक्सलियों में खौफ है। तो ये बात कितनी सार्थक लग रही है? जी, ये पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ ने ही कहा है जी, जो उन्होंने कहा कि ये जो बैनर लगाए गए हैं नक्सलियों द्वारा, जो पुलिस के लिए एक पॉजिटिव इंडिकेट है। जो दोनों बैनर से पता चलता है कि गोपनीयता तंत्र मजबूत है पुलिस का, जिससे नक्सलियों में काफी हादसा और डर का माहौल बना हुआ है। जी। वहीं इस मामले के बाद से पुलिस अलर्ट में हो गई है और इलाके में सर्चिंग तेज कर दी गई है। सर्चिंग बढ़ा दी गई है, ठीक है, लेकिन इसके बाद एक बात सामने आ रही कि वो संगठन के नाम भी इसमें कुछ हैं कि जिन जिन्होंने बैनर लगाए वो कौन है और इसमें किसकी वो लग रहा है कि ये साजिश है, ये उनकी चेतावनी है नक्सलियों की, या जैसा कि कहा जा रहा था कि मध्य प्रदेश में नक्सली नहीं है और छत्तीसगढ़ से आए हैं, या फिर ये यहीं के हैं? कोई स्थिति स्पष्ट हो पाई है अभी तक? जी, मैं बता दूं कि जो बालाघाट जिला है ये छत्तीसगढ़ दोनों के बॉर्डर में है और अभी ये बालाघाट जिले में अधिकांश नक्सलियों का उपस्थिति दर्ज कराते रहते हैं, जी, है ना। तो इससे कहा जा सकता है कि ये नक्सली की पोस्टर हो सकते हैं, हाँ, है ना, इससे कोई दोहराई नहीं है। पुलिस की ओर से जो बात सामने आई है कि मुखबिर तंत्र का खौफ है, लेकिन इसके अलावा पुलिस ने सर्चिंग बढ़ा दी है, तो अभी तक कोई सुराग हाथ लाया है कि ये जो लगाए हैं किसने लगाए हैं, कौन थे, कितने लोग आए थे लगाने के लिए? ऐसी कोई स्थिति साहब स्पष्ट हो पाई अभी तक? नहीं, इस संबंध में भी किसी प्रकार की जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई है। चलिए, ठीक है, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। हमारे साथ फोन लाइन पे बने हुए हमारे संवाददाता विशाल महानंद। और जिस तरह से बात की जा रही कि एक तरफ बात होती है कि मध्य प्रदेश में नक्सली नहीं है, लेकिन ये जो बैनर पोस्टर बालाघाट जिले में लगाए गए हैं इससे स्पष्ट है कि उन्होंने अपनी दस्तक दी है कि वो हैं और ताकीद की है कि नौजवान पुलिस की मुखबरी ना करें। ये चेतावनी भी हो सकती है, हालांकि पुलिस प्रशासन इसको पॉजिटिव वे में ले रहा है कि मुखबिर तंत्र हमारा इतना मजबूत है कि नक्सली उससे खौफ खा रहे हैं। अब ये इसके बाद में सर्चिंग ऑपरेशन बढ़ाया गया है, उसमें नक्सली सामने आते हैं, पकड़ाते हैं, गिरफ्तारी होती है, क्या होता है यह देखना दिलचस्प होगा। बढ़ते हैं चौथी और आखिरी बड़ी खबर की ओर, जो उत्तर प्रदेश से है कि उत्तर प्रदेश में बिजली कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने गुरुवार की रात 10 बजे से 72 घंटे की सांकेतिक हड़ताल शुरू कर दी है। बिजली कर्मचारियों और अभियंताओं की मांगों को लेकर यह सांकेतिक हड़ताल की जा रही है। इस हड़ताल का पश्चिमी यूपी में बड़ा असर देखने को मिला है। कई जिलों के अलग अलग स्थानों पर बिजली गुल हो गई है, जिससे लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बिजनौर में धामपुर बिजली सर्किल के सभी 47 बिजली घरों पर ताले लटके हैं। यहां बिजली आपूर्ति बंद है। बिजली ऊर्जा निगम प्रबंधन की नीतियों के खिलाफ विद्युत निगम के अधिकारी और कर्मचारियों ने बिजली घरों पर ताले डाल दिए हैं और शुक्रवार सुबह 8 बजे बिजली आपूर्ति बंद कर दी है। सभी अधिकारी और कर्मचारी अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर एकत्रित होकर नारेबाजी कर रहे हैं। वहीं अभियंता संघ के मंडलीय सचिव तुषार राय ने आंदोलनकारी अधिकारी और कर्मचारियों को अलर्ट रहने के लिए सचेत किया। उन्होंने कहा कि कोई भी कर्मचारी किसी भी प्रशासनिक अधिकारी के दबाव में ना आए। यदि कोई उनका उत्पीड़न करने का प्रयास करता है तो अविलंब उन्हें व्हाट्सएप के माध्यम से अवगत कराया जाए, जिससे किसी भी अधिकारी और कर्मचारी का उत्पीड़न न किया जा सके। और बात करेंगे कि जिस तरह से बात चल रही है कि बिजली कर्मचारियों की जो हड़ताल, अधिकारियों की हड़ताल है, 72 घंटे की हड़ताल की जो बात सामने आ रही है। हालांकि विभाग कोई भी हो, कर्मचारी यदि अवकाश पर जाता है, हड़ताल पर जाता है, तो उपभोक्ताओं को परेशानी होती है। हमारा विद्युत निगम पिछले 2020 में जब से निगम बना है, सन 2000 से लगभग 23 साल हो गया इसमें इसका कॉर्पोरेटाइजेशन होने को। तब से लेके अब तक लगभग 93,000 करोड़ रुपए के घाटे में चल रहा है। एक्यूमुलेटेड लॉस, जो संचित हानि जिसको बोलते हैं, तभी से लेकर अब तक 82,000 करोड़ रुपए का बैंक लोन है। 2018-19 से इन कर्मचारियों को बोनस नहीं दिया गया था। लगभग 5 साल से बोनस नहीं दिया गया था।
उस बोनस को हमने इस साल दिया है। और इस बात को पॉजिटिव ढंग से सोचे बिना, आर्थिक स्थिति अच्छी करने में सहयोग किए बिना, अगर कोई चाहता है कि एक ही साथ 5 साल का, पिछले 5 साल का बोनस हमको एक साथ दे दिया जाए, तो ये वित्तीय प्रबंधन के हिसाब से मुश्किल है, हो नहीं पा रहा है। अपने पूरे विभाग की ओर से यूपीपीसीएल और उसके सभी घटक जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी ओर से राज्य की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि विद्युत की व्यवस्था बिल्कुल नियंत्रण में है, बिल्कुल ठीक है। कहीं कहीं स्थानीय समस्याएं आ रही हैं, उनका निराकरण जैसे ही ध्यान में आता है वैसे ही किया जा रहा है। साथियों, विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति हड़ताल पर है। 72 घंटे की सांकेतिक हड़ताल उनकी शुरू हो गई है। और जो बात कही जा रही है कि हालांकि अधिकारी जरूर कह रहे हैं कि अलर्ट जारी कर दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं उपभोक्ताओं को परेशानी हो रही है। आपको बता दें कि बिजनौर और धामपुर के बिजली सर्किल के सभी 47 बिजली घरों पर ताले लटके हुए हैं। और वहीं बिजनौर में जिस तरह की स्थिति है कि कई जगह बिजली बंद हो गई है, और उसके बाद में चूंकि कर्मचारी नहीं हैं, यह जो हड़ताल है बिजली कर्मचारियों और अभियंताओं की मांगों को लेकर के 72 घंटे की सांकेतिक हड़ताल शुरू हो गई है। उपभोक्ताओं को परेशानी हो रही है, आम जन परेशान हो रहे हैं। ये मांगों के लिए पहले भी बात कही गई थी, लेकिन अब ये जो 72 घंटे की सांकेतिक हड़ताल ये शुरू हो गई है। बिजली कर्मचारियों की जो हड़ताल चल रही है, उत्तर प्रदेश में बिजली कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने एक दिन पहले कल रात 10 बजे से 72 घंटे की सांकेतिक हड़ताल शुरू कर दी है। क्या असर हो रहा है हम जानेंगे। हमारे साथ बने हुए हैं उत्तर प्रदेश से प्रशांत राव जी, हमारे संवाददाता प्रशांत राव हैं। हम उनसे जानेंगे कि क्या स्थिति है। प्रशांत, जो बताया जा रहा है कि बिजली कर्मचारी 72 घंटे की सांकेतिक हड़ताल पर हैं, और इस हड़ताल का क्या असर हो रहा है? जी सौरभ, देखिए हड़ताल की अगर बात की जाए तो हड़ताल से पूरे उत्तर प्रदेश में असर पड़ रहा है, क्योंकि ऐसे में जब गेहूं की जो फसल है उसमें अंतिम सिंचाई होनी है और इसके साथ ही जो मूंग की बुआई होनी है उसके लिए भी पलेवा होना है, तो ऐसे में सही समय पर किसानों को बिजली ना मिल पाने के साथ ही, और अगर व्यापारियों को बिजली ना मिल पाने से लोग परेशान है, गर्मी का माहौल है, तो ऐसे में परिवारी लोग भी परेशान है, उद्योग धंधे भी प्रभावित हो रहे हैं। और ये जो 72 घंटे की सांकेतिक हड़ताल है उससे कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। 2 दिन से लगातार उत्तर प्रदेश के कैबिनेट ऊर्जा मंत्री लगातार AK शर्मा यहाँ पर अपनी PC जारी करके जानकारियां दे रहे हैं, और आज भी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को आयोजित करते हुए उन्होंने जानकारी दी कि उत्तर प्रदेश में कहीं भी विद्युत सप्लाई जो आपूर्ति है उसको बंद नहीं होने दिया जाएगा। उसको लेकर तमाम जो राष्ट्रीय कंपनियां हैं वो उत्तर प्रदेश यानी कि ऊर्जा विभाग कॉर्पोरेशन को वो सहभागिता दे रही है, यानी कि मैन पावर दे रही है, मानव बल उपलब्ध करा रही है ताकि कहीं कोई परेशानी ना आए। लेकिन कर्मचारी भी लगातार 72 घंटे से अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। ऊर्जा मंत्री ने उनसे वार्ता करने की कोशिश की है, लेकिन मामला सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जो मुख्य मुद्दा चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, मध्य प्रदेश में या देश के कोने कोने में है, वो है निजीकरण का मुद्दा। क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जब से सरकार में आए हैं 2014 से केंद्र सरकार में, उसके बाद जहां भी उत्तर प्रदेश के साथ या मध्य प्रदेश या अन्य राज्यों में जहां भी भाजपा की सरकारें आई हैं, स्टेट गवर्नमेंट, वहां पर निजीकरण तेजी से हुआ है। उसका भी प्रशांत, एक प्रश्न है कि ये जो कर्मचारी और अभियंताओं की मुख्य मांगे क्या है? किन मांगों को लेकर के हड़ताल कर रहे हैं? इनकी मुख्य मांगे क्या हैं? जी सर, मैं मुख्य मांगों पर ही आ रहा हूं कि निजीकरण को लेकर भी, जहां निजीकरण बंद करने को लेकर मांग चल रही है, और उसके साथ ही पारेषण निगम को निजीकरण करने को लेकर जो ऊर्जा विभाग अपना काम कर रहा है उस पर उन्होंने रोक लगाने की मांग की है। और इसके साथ ही जो उनका EPF है वो भुगतान किए जाने की मांग की है। जो उनसे अतिरिक्त काम कराया जाता है उसे बंद करने के साथ ही भुगतान करने की मांग की है। साथ ही साथ जो उनका PF करीब 5 सालों से कट रहा है उसका कोई अभी भी जानकारी उनको नहीं मिल पा रही है, उसकी जानकारी के साथ PF भुगतान की भी मांग की जा रही है। आज ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने PC करते हुए कहा है कि करीब 92,000 लाख करोड़ रुपए के घाटे में ऊर्जा विभाग चल रहा है। तो ऐसे में जो घाटा चल रहा है उसको लेकर उन्होंने दुहाई दी है, कर्मचारियों से मांग की है कि घाटे से उभरने में वो अपनी मदद करें। और इसके साथ ऊर्जा मंत्री ने एक सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण बात की है कि जो कर्मचारी काम करना चाह रहे हैं उनका सांसद, विधायक, प्रधान या अन्य जो जनप्रतिनिधि हैं उनका सहयोग करें, क्योंकि कई जो कर्मचारी हैं वो अपने सहकर्मियों को काम नहीं करने दे रहे हैं जनहित के कार्यों में। और ऐसे जो लोग हैं जो हड़ताल पर गए हैं, चाहे वो निजीकरण के विरोध में हो, वेतन भुगतान के विरोध में हो, या एक्स्ट्रा काम कराए जाने के एवज में जो अपने रुपयों की मांग कर रहे हैं,
छुट्टी की मांग कर रहे हैं, त्योहारों में छुट्टी की मांग कर रहे हैं, और इसके साथ ही जो आउटसोर्सिंग भर्ती हो रही है उसको बंद करने की मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों का खास मुद्दा यही है कि आउटसोर्सिंग में भर्ती की जा रही है, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार अगर चाहे तो सीधे विभाग के नाम पर भर्ती कर सकती है। आउटसोर्सिंग कर्मियों का भी उत्पीड़न किया जाता है, इससे बंद होना चाहिए। प्रशांत, एक बात और सामने आ रही है कि जो सांकेतिक हड़ताल है, 72 घंटे की सांकेतिक हड़ताल है, यदि 72 घंटे की सांकेतिक हड़ताल में दर्शाना चाह रहे हैं कि यदि वो हड़ताल पर चले गए तो आम जनता परेशान होगी। यदि 72 घंटे बाद मांगें पूरी नहीं होती तो क्या रणनीति है कर्मचारी अभियंताओं की? देखिए सौरभ, अगर आज की बात की जाए, अपडेट की जाए, तो कर्मचारियों ने साफ तौर से उत्तर प्रदेश सरकार को चेतावनी दे दी है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई, क्योंकि 2020 में एक समझौता हुआ था, उस समझौते को उत्तर प्रदेश की सरकार ने तोड़ दिया है, उस समझौते की नहीं हो रहा है, उनके साथ कुठाराघात यानी विश्वासघात हुआ है। तो अब कहीं ना कहीं उनकी अगर मांगे पूरी नहीं होती हैं, वो सांकेतिक हड़ताल, अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी कर देंगे। आज भी ऊर्जा मंत्री की तरफ से, लेकिन तमाम जो कर्मचारी संगठन है, करीब 20 से ज्यादा कर्मचारी संगठन है जो अभी भी अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। ऐसे कर्मचारी संगठन हैं जो केवल ऊर्जा विभाग के यानी कि जो एक समय है मंत्री, उनके पक्ष में है, लेकिन अभी 20 जो कर्मचारी यूनियन है उनको बताया जा रहा था। लेकिन उत्तर प्रदेश के तमाम विभागों यानी ऊर्जा विभाग में तमाम जो सेक्टर हैं उनकी बात की जाए तो 40 ऐसे संगठनों की सूची आ चुकी है जो अभी भी लगातार जो ऊर्जा विभाग है उसके खिलाफ धरने पर बैठे हैं। वो पीछे जाने की बात नहीं कह रहे। उन्होंने कहा कि जो 72 घंटे की सांकेतिक हड़ताल थी उसे अनिश्चितकालीन तक मांगों को पूरा होने पूरा किया जाएगा, ये उनके संवैधानिक अधिकार है। लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है सौरभ कि जो विद्युत कर्मचारी है वो लगातार विद्युत आपूर्ति को काटने को लेकर उनके कई वीडियो वायरल हुए हैं, जिसका ट्वीट ऊर्जा मंत्री ने किया है और उसके साथ ही उन पर कार्रवाई करने की भी बात कही है। ठीक है सौरभ, आपने जो जिस तरह से बताया कि वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा सकते हैं, हालांकि आम जनता को परेशानियां हो रही हैं, विभाग इसके क्या विकल्प सोच रहा है, उनकी मांगों पर चर्चा कर रहा है, ये स्थिति अभी स्पष्ट नहीं। तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश से हमारे साथ बने हुए हमारे संवाददाता प्रशांत राव, और जिस तरह से स्थिति स्पष्ट हो गई कि बिजली कर्मचारी को जो हड़ताल है उससे परेशान आम जन हो रहा है, आम जनता को परेशानी हो रही है। 47 दफ्तर हैं जहां पर ताले लगे हुए हैं और कुछ क्षेत्रों में बिजली गुल हो चुकी है, बिजली बंद है, वहां जनता परेशान हो रही है, उद्योग परेशान हो रहे हैं, किसानों की परेशानी हो रही है। और जो विभाग की बात करें तो विभाग ने अभी उनकी मांगों पर क्या विचार किया है, यदि मांग पूरी नहीं होती है तो 72 घंटे की सांकेतिक हड़ताल के बाद में यही कर्मचारी और अभियंता अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे, तब प्रदेश में क्या स्थिति होगी यह देखना लाजमी होगा। हमारी 4 बड़ी खबर बस इतना ही। बन रही है न्यूज आवर के साथ। नमस्कार।